नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 19 करेंगे, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 है आपके लिए, 2 पार्ट में ये चैप्टर कवर कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, चीज़ें समझ में आती है तो लाइक वगैरह कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए आपको कोई कंपनी खोलनी है, कोई फर्म बनानी है, तो आप सोल प्रोप्राइटर बनाएंगे, पार्टनरशिप करेंगे, कंपनी बनाएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। व्हाट आर द वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन इन द फर्म में कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ ही जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहे, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या क्या सिद्धांत है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, क्या क्या सिद्धांत है, इसकी भी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो वेरियस फॉर्म्स में अगर हम बात करें, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द चॉइस ऑफ ओनर और प्रोमोटर्स। यानी कि जो कंपनी या जो व्यक्ति फर्म खोलना चाहता है, ठीक है, वो किस फॉर्म की फर्म खोलेगा, वो कंपनी खोलेगा, वो सोल प्रोप्राइटर बनेगा, वो पार्टनरशिप करेगा, वो उसकी मर्जी पर होता है। किसकी? ओनर की, मालिक की, या प्रमोटर जो पैसे लगाते हैं उन्हें प्रमोटर कहा जाता है, उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। तुम्हारी मर्जी भाई, जो मन करे वो खोल लो। बहुत सारे विकल्प हैं देश में, तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करेगा। देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स एज वेल एज सर्टेन डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अब हर फॉर्म के साथ में कुछ ना कुछ फायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान है। कंपनी खोलोगे तो अलग बात होगी, सोल प्रोप्राइटर रहोगे अलग बात होगी। ओके, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि भाई क्या खोलोगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का क्या फॉर्म आप लोगे, इसमें से उसको पहले डिसाइड कर लो। काम शुरू करने से पहले एक बार दिमाग लगा करके सोच लो कि हमें क्या करना है। अगर पहले दूसरी फर्म खोली, मान लो मैंने सोल प्रोप्राइटर से शुरू किया और मुझे कंपनी में बदलना होगा, तो टैक्स लायबिलिटी का लफड़ा फंसता है। इसलिए कोशिश ये करो कि पहले ही डिसाइड कर लो कि मुझे कंपनी बनानी, तो कंपनी बना करके ही चल पड़ो। ओके, तो जो चॉइस नीड टू बी एक्सरसाइज वेरी केयरफुली। हमें क्या खोलना है, कंपनी खोलनी है, हमें सोल प्रोप्राइटर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जाना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप खोलनी है, सिंपल पार्टनरशिप खोलनी है, ये केयरफुली ऑब्जर्व कर लीजिए। बिकॉज चेंजिंग द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक बार बिजनेस शुरू हो गया, आपने सोल प्रोप्राइटर बने और कंपनी शुरू कर दिया, आपने बिजनेस शुरू कर दिया सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के तौर पर, और अगर आप उसके फॉर्म को चेंज करना चाहते हो तो उसकी वजह से आपको टैक्स की लायबिलिटी बढ़ जाती है, टैक्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो बेहतर है कि पहले ही राउंड में सेलेक्ट कर लो भैया कि हमको क्या ओपन करना है। कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर 7 विकल्प हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से किन्हीं कोई भी 7 फॉर्म में से एक की जा सकती है। आप सोल प्रोप्राइटरी फर्म खोल लीजिए, आप पार्टनरशिप फर्म खोल लीजिए, आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर लीजिए, आप हिंदू अनडिवाइडेड फर्म कर लीजिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कर लीजिए, एक कंपनी बना लीजिए, या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लीजिए। इसके अलावा ट्रस्ट भी होती हैं, है ना, एनजीओ होते हैं, और भी होते हैं, बट हम 7 के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इन 7 के बारे में हम 7 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि इन्होंने कहा कि हर एक के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो सारी बातें देखते हुए चलेंगे। सोल प्रोप्राइटरी फर्म का क्या मतलब होता है? एक आदमी होगा, जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी एक छोटी सी दुकान है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको जीएसटी भरना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर करवा लेगा अपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर और बिजनेस एक ही चीज़ होती है, एक तरीके की। ठीक है, कोई अलग से उसकी एंटिटी नहीं होती। जो बिजनेस की कमाई होती है वही आपकी पर्सनल कमाई मान ली जाती है, और इनकम टैक्स आपको उसी पर देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई छोटी सी दुकान है, उसमें साल भर में 6 लाख रुपए का अगर प्रॉफिट होता है, तो वो उसकी पर्सनल इनकम मानी जाएगी व्यक्ति की, और इनकम टैक्स फर्म का ना भर करके आप अपना पर्सनल इनकम टैक्स भर देंगे। ये इसका फंडा चलता है। ठीक है, तो चलिए, सोल प्रोप्राइटरी इज अ टाइप ऑफ फर्म ओन्ड एंड रन बाई वन पर्सन एंड इन विच देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर एंड द फर्म। तो सोल प्रोप्राइटर, सोल मतलब अकेला, मैं अकेला चलता हूँ, सोल है ना, बोलते नहीं, सोलो परफॉर्मर हूँ, अकेला जो है, सोलो ड्रिंकर होते हैं, अकेले बैठ के पीते हैं। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर जो होते हैं वो अकेला काम करते हैं, अकेले फर्म को संभालते हैं, यानी ओनर अकेले होते हैं, और उसके बाद में इसमें कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होता, यानी ओनर के बीच में, उस फर्म के बीच में कोई डिफरेंस जो है लीगली नहीं होता है। ओके, कोई लीगल डिफरेंशिएशन नहीं हम खड़ा कर पाते हैं। द बिजनेस ओनर इज रेफर टू एज द सोल प्रोप्राइटर। अब जो बिजनेस का मालिक होता है उसी को ही हम सोल प्रोप्राइटर कह देते हैं। ही सी एक्सक्लूसिवली ओन ऑल द एसेट्स एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। उसी के ही पास सारा प्रॉफिट, लॉस, एसेट, लायबिलिटी सब उसी के सर पर होती है। सारी की सारी ओनरशिप उसी व्यक्ति की होती है, जो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज टैक्स्ड एज पर्सनल इनकम ऑफ द प्रोप्राइटर। जो कंपनी से प्रॉफिट होगा उस पर केवल जो है जो टैक्स लगेगा वो उसकी पर्सनल इनकम मानी जाती है। ओके,
यानी कि जैसे मेरी फर्म है तो जो मेरी फर्म की प्रॉफिट है वो मेरी इनकम टैक्स में आएगा, मतलब मेरी कमाई में जोड़ा जाएगा और उसमें इनकम टैक्स मुझे भरना पड़ेगा। द एडवांटेज ऑफ सच फर्म इज दैट इट इज सब्जेक्ट टू मिनिमम रेगुलेशन। अब इसका सबसे खास फायदा ये है भैया कि कोई रेगुलेशन की खास बात नहीं होनी है, मतलब रेगुलेशन बहुत मिनिमम है। आप बस जीएसटी भर दो, आप इनकम टैक्स भर दो, बस 2 काम कर दो, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इतना ही रूल रहता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि भाई आसान है मैनेज करना, ठीक है। क्लियर हो जाती बात। तो सोल प्रोप्राइटर हमें समझ में आ गया। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम जो है अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो मालिक जो है, बिजनेस का मालिक या प्रमोटर, उसकी मर्जी पर डिपेंड करेगा वो किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन का रूप लेना चाहता है। वो फर्म मतलब सोल प्रोप्राइटर चाहता है, पार्टनरशिप चाहता है, कंपनी चाहता है ना, कॉर्पोरेट बॉडी चाहता है, उसकी मर्जी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हर एक तरीके से जुड़े हुए हैं। चॉइस हमें अच्छे से केयरफुली कर लेनी चाहिए कि हमें क्या बनाना है। पार्टनरशिप बनानी है तो पहले से ही डिसाइड कर लो कि पार्टनरशिप ही बनाओ, क्योंकि अगर पार्टनरशिप बनाई और बाद में कंपनी में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें टैक्स की जिम्मेदारियां, यानी पहले से भरे हुए टैक्स पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। ये एक लफड़ा होता है, इसलिए केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। बिजनेस जो है हम ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कोई भी शेप ले सकता है। सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर करवा लीजिए, पार्टनरशिप रजिस्टर करवा लीजिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी या को ऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोई भी आप कर सकते हैं। फिर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में बात की, तो सोल प्रोप्राइटर फर्म जो होती है वो एक व्यक्ति होता है, वही उसका ओनर होता है, वही उसको रन करता है। रन करने के लिए वो नौकर चाकर रखेगा, वैसी बात नहीं है, लेकिन जनरली हम यही मानेंगे कि वो एक व्यक्ति है, वही सब कुछ हैंडल कर रहा है और इसका कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं होती। मेरी बात ध्यान दीजिए, इसकी कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं होती, वो व्यक्ति ही उस बिजनेस का मालिक है, ठीक है। उसके बाद में बिजनेस ओनर ही जो है यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। फर्म सोल प्रोप्राइटरी फर्म कहलाती है, ठीक है। वही जितने भी प्रॉफिट हैं, जितने भी आपके एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं, उन सबका मालिक वही रहता है। प्रॉफिट जो है वो जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा वो उसकी पर्सनल इनकम में आता है और इनकम टैक्स उसी पर्सनल इनकम से ही भरा जाता है, ठीक है। उसका एडवांटेज क्या है, मिनिमम रेगुलेशन होती है, रेगुलेशन का कोई लफड़ा ही नहीं कि ये फॉर्म भरना है वो फॉर्म भरना है, कोई रेगुलेशन खास नहीं। जीएसटी भर दीजिए, इनकम टैक्स भर दीजिए एंड यू आर डन, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो जो है सालाना आपकी इनकम जो है 1 करोड़ से ऊपर जाती है तो उस केस में थोड़ा ऑडिट वगैरह भी आपके इनकम टैक्स का टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ता है, बट इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें पूछेंगे आपसे, ठीक है। फिर बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। तो भाई देखो, अगर आपको लगता है कि मैं अकेला बिजनेस नहीं हैंडल कर सकता, सोलो नहीं खेलना चाहता, 2 लोग बैठ करके जो है ड्रिंक करना चाहते हो तो पार्टनरशिप कर लीजिए। थोड़ा पैसा तुम लगाओ, थोड़ा पैसा हम लगाते हैं, दोनों लोग खरीद कर लाते हैं दारू और चखना और बैठ करके जो है एंजॉय करते हैं। दैट्स द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म जो है इंडिया में गवर्न की जाती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को क्या रजिस्टर करवाना पड़ता है? नहीं, क्या रजिस्टर करवाओगे? देखो, सोल प्रोप्राइटर फर्म की जीएसटी रजिस्टर आप करवाएंगे, ठीक है, जीएसटी रजिस्टर करवाते हैं, उसका फर्म का पैन कार्ड बनवा लेते हैं, दैट इज ओके, बस अदरवाइज चल जाता है काम ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो है पार्टनरशिप फर्म को गवर्न किया जाता है। तो यही पूछ सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को किस एक्ट के तहत गवर्न किया जाता है? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत गवर्न किया जाता है। सेक्शन 4 जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 जो है आपको बताता है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन और वन और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो मतलब मिनिमम 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं, मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 लोग अगर आपस में मिल करके किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के उद्देश्य से, पार्टनरशिप यही होती है। हमारा और आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा कि हम 50-50 पार्टनरशिप करेंगे, तो 50% तुम्हारा प्रॉफिट, 50% मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और उसके बाद में जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप में सारे के सारे लोग काम करते रहें। हो सकता है कोई एक फर्म हो जिसमें 5 लोग हैं, ठीक है, और उसमें से सिर्फ 2 ही लोग वर्किंग है, बाकी के 3 लोग नहीं काम करते हैं। यही 2 लोग जो है पार्टनरशिप चलाते हैं, बाकी उन्हें स्लीपिंग पार्टनर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्लीपिंग पार्टनर, सो रहे हैं, उनको मतलब नहीं, उनको बस सर्टेन परसेंटेज मिल जाएगा। अब भाई देखो, ये अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो ये बोलेंगे ऐसा है भाई कि जो है हमको 20% मैं लूँगा, 20%, या फिर ये बोलेंगे 30% मुझे चाहिए, 30% मुझे चाहिए, और बाकी सब लोग जो है 10-10 और 20 ले लो। इस तरीके का कोई डिसीजन होगा, क्योंकि भाई जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो ज़्यादा लेगा, लेकिन वो आपस में आपकी बातचीत है, कंसर्न नहीं है। मतलब कहने का ये होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि सर कोई एक ही उनकी जगह पर सारे काम कर रहा है, तो भाई अगर मेहनत करेगा तो तुमसे पैसे मिलेगा। हो सकता है आपका पैसे हो, आपने अपने दोस्त के साथ मिल करके बिजनेस स्टार्ट किया, आप बैंक में हैं, अब दोस्त आपका बिजनेस संभाल रहा है, पैसे आपके भी लगे हुए हैं, तो आप एक तरीके के पार्टनर हो गए। अब ये होगा कि भाई तुमने पैसे लगाए लेकिन दौड़ मैं रहा हूँ, तो 60% मैं रखूंगा, 40% तुम्हें दे दूंगा, काइंड ऑफ दैट। ऐसी पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, ठीक है। क्लियर बात हो जाती है भाई कि कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए।
एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के बीच में कि हम अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। एग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट, हमारा जो एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए किस बात का कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड, ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसमें हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जब तक पैसा मतलब जब तक उधारी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक चाहे तुम्हारा घर बार बेचना पड़ जाए बेच देंगे, तुम्हारा अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तुम ये नहीं कह सकते कि भैया हमारी जिम्मेदारी केवल फर्म से थी, फर्म के एसेट बेच दो, नहीं, आपका घर द्वार भी बेच देंगे अगर जरूरत पड़ेगी उधार चुकाने के लिए। तो आपकी अनलिमिटेड पार्टनरशिप मतलब जो है लायबिलिटी होती है हर एक पार्टनर की, ठीक है। इससे बचने के लिए ही कॉन्सेप्ट आया हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, LLP भी आया हुआ है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी का कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है उसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है, ठीक है। तो क्लियर हो जाता है कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, सब कुछ बेच बाँच के किडनी तक बेच देंगे, किडनी नहीं बेचेंगे, किडनी मजाक कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ बेच देंगे आपका पैसा चुकाने के लिए, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं बताता है, लेकिन यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 आपको बताता है कि मैक्सिमम पार्टनर 100 हो सकते हैं। मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 100। CIB में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी फर्म में मैक्सिमम 100 पार्टनर हो सकते हैं। ये बात एज पर किस एक्ट है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत है, ऐसे ही दो और ऑप्शन दिए हुए थे। तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमें लगेगा कि पार्टनरशिप की बात हो रही तो 100 मैक्सिमम 100 पार्टनर हो सकते हैं, ये बात पार्टनरशिप एक्ट में लिखी होगी, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिएगा इस बात को बहुत जोर से कि पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता है, पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर की बात हो रही है, लेकिन इस बारे में पार्टनरशिप एक्ट शांत है, वो नहीं बात करता। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर हो सकते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं, ये बात कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है, इसलिए थोड़ा जोर दे रहा हूँ, इसीलिए रेड किया हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। ए कंपनी कैन बी आल्सो पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई कंपनी है, देखो जो कंपनी होती है फ्रेंड्स वो एक लीगल एंटिटी होती है, और कोई भी लीगल एंटिटी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है। तो यानी व्यक्ति भी पार्टनर हो सकता है, कंपनी भी पार्टनर हो सकती है, ओके। पार्टनरशिप फर्म में है मे बी रजिस्टर्ड बट नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप अगर आप चाहो तो रजिस्टर करवा दो, ना चाहो तो ना करवाओ, आपकी मर्जी पर होता है। पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शनल है, मर्जी करे तो करवाओ, ना करे तो ना करवाओ। बस ना करवाने के नुकसान हैं। अगर आप पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो अगर आपसे किसी ने उधार लिया है, सोचो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है और मैंने किसी को 5 लाख रुपए दे दिए, तो अब उस 5 लाख को वसूलने के लिए मैं कोर्ट में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मेरी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड ही नहीं, कोई लीगल एंटिटी ही नहीं है उसकी एक तरीके से, तो मैं कोर्ट में नहीं जा सकता। लेकिन दूसरे तुम्हारे ऊपर केस ठोकेंगे, तो दूसरे तुम रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, लेकिन तो दूसरा तुम्हारे ऊपर आकर के केस कर जाएगी, मेरा 5 लाख रुपए ये पार्टनरशिप फर्म ली है, भले ही रजिस्टर्ड ना हो तो भी, समझे बात को। इसलिए बेहतर होता है कि हमें रजिस्टर करवा लेना चाहिए, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो रजिस्टर करवा लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करवाते हैं तो सिर्फ एक नुकसान है कि अगर किसी को उधार दे रखा है तो तुम वसूल नहीं पाओगे, दूसरा तुमसे वसूल लेगा कोर्ट में जाकर के, बस ये हो जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप हैज नो सेपरेट लीगल स्टेटस अपार्ट फ्रॉम पार्टनर। ध्यान दीजिएगा कि पार्टनरशिप का कोई अलग स्टेटस नहीं है, मतलब पार्टनरशिप फर्म की कोई वैल्यू नहीं है, जो पार्टनर है वही पार्टनरशिप है। जैसे जो सोल प्रोप्राइटर है वही फर्म है, उसी तरीके से पार्टनरशिप अलग से कोई वैल्यू नहीं रखता। जैसे कंपनी अलग चीज़ है, ठीक है, कंपनी अलग चीज़ है, लेकिन पार्टनरशिप अलग चीज़ नहीं है। मतलब समझे बात को। जैसे कंपनी से किसी व्यक्ति को निकाला जा सकता है, बैजूज का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ बात हो रही है कि जो है अब रविचंद्रन को निकाल दीजिए, अब दूसरा कोई इसे हैंडल करेगा, मैनेजमेंट कोई दूसरा देगा, ये कंपनी है। क्यों? क्योंकि कंपनी अलग चीज़ हो गई और उसका जो फाउंडर है वो अलग चीज़ हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप का केस होता है, अगर इन्होंने पार्टनरशिप बनाई होती तो बैजू रविचंद्रन को निकाला नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि पार्टनर के हटते ही पार्टनरशिप का कोई स्टेटस ही नहीं रह जाएगा, पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, पूरा वो कॉन्सेप्ट बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पार्टनरशिप का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। एक पार्टनर हटेगा, एक पार्टनर मरेगा तो तुरंत ही जो है पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको पार्टनरशिप की बता दी, ठीक है। देखिए पार्टनरशिप में हमने आपको बताया कि पार्टनरशिप फर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत गवर्न किया जाता है। सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का कहता है कि पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में की जाती है जो आपस में प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हैं। वहाँ पर जो बिजनेस है वो एक आदमी भी चला सकता है, सारे पार्टनर मिलकर भी चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए। ये एग्रीमेंट होता है लोगों के बीच में, एग्रीमेंट होता है प्रॉफिट को शेयर करना, बिजनेस को कैरी आउट करते हुए प्रॉफिट को शेयर करना होता है, ठीक है। इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो पार्टनरशिप फर्म में
पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पूरी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, जब तक कर्जा खत्म नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का तब तक तुम जिम्मेदार बने रहोगे, ठीक है। उसके बाद में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये बात कहीं नहीं कही गई है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि किसी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं एज पर किस एक्ट है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत ये बात नहीं कही गई है, आपको ये बात कही गई है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। जोर दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। उसके बाद में क्या कंपनी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, लीगल एंटिटी है, लीगल एंटिटी पार्टनर बन सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर बन सकती है। उसके बाद में पार्टनरशिप रजिस्टर करवाना जरूरी होता है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं होता, आपकी मर्जी पर है, आप चाहो तो रजिस्टर करवाओ, ना करवाओ। नहीं करवाओगे तो नुकसान है, करवाओगे तो अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं करवाओगे तो नुकसान ये है कि अगर तुमने किसी को उधार दे रखा है तो उस उधारी को वसूलने के लिए तुम कोर्ट नहीं जा सकती, दूसरा तुमसे वसूल लेगा, ठीक है, तो नुकसान ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है, जो पार्टनर है वही पार्टनरशिप फर्म होती है, इसीलिए किसी पार्टनर की डेथ हो जाने पर, किसी पार्टनर की पार्टनरशिप छोड़ जाने पर पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है। अगर ए, बी और सी तीन लोगों ने मिलकर के पार्टनरशिप फर्म खोली, ठीक है, अब ए छोड़कर अगर चला गया तो अब ये फर्म बचेगी नहीं, ए बी फर्म बचेगी नहीं, लीगली वो खत्म हो जाएगी। कुछ और व्यवस्था करके रोक सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब फिलहाल तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ए की डेथ हो गई तो वी आर डन, पार्टनरशिप फर्म उसी दिन से ही खत्म हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर क्या था कि पार्टनरशिप फर्म में क्या था भाई कि आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, जब आपका घर बार बेच करके उधारी चुकाई जाती थी पार्टनरशिप फर्म की, उससे बचने के लिए ही एलएलपी का कॉन्सेप्ट आया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब आपकी पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी है, पूरी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहेगी, लिमिटेड कर दिया गया, तो इसीलिए इट इज अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 में, और ये 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट लेकर आते हैं 2008 में, और बोलते हैं कि अब लिमिटेड लायबिलिटी रखेंगे पार्टनरशिप में, अनलिमिटेड नहीं रखेंगे, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल पार्टनर हैव लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो ये एक ऐसी पार्टनरशिप होती है, ये भी पार्टनरशिप ही, लेकिन इस पार्टनरशिप में कुछ के या सभी के सभी जो पार्टनर हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। वहाँ क्या था? अनलिमिटेड था, आपका घर द्वार बेच देते थे, यहाँ कुछ नहीं बिकेगा, आपकी लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। 2 लाख रुपए लगाए हैं तो वही 2 लाख आपकी लायबिलिटी रहेगी और ज़्यादा लायबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। देयरफॉर इट इज देयरफॉर हैज द एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप की तो बात है ही इसके अंदर, साथ ही साथ में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी LLC की भी जो है इसमें खासियत है। जो गूगल है आपकी, गूगल कंपनी, वो भी LLC ही है, आप देखिएगा गूगल LLC लिखता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी लिखता है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ों के फीचर डाले गए, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लिया गया और प्लस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का फीचर लिया गया। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी थी और इसमें लिमिटेड लायबिलिटी थी, तो दोनों मिला करके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। रजिस्ट्रेशन ऑफ एन LLP इज डन विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ध्यान रखिएगा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अगर आपको रजिस्टर करवानी है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास आप जाएंगे, और अगर आपको पार्टनरशिप रजिस्टर करवानी है तो उसके लिए आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए रेड मार्क है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप पार्टनरशिप का अगर करवाना है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास आप जाइए, और अगर आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जाना होगा आपको, ठीक है। एन LLP इज ए लीगल एंटिटी, ध्यान दीजिए, LLP आपकी लीगल एंटिटी, देखो ना सोल प्रोप्राइटर लीगल एंटिटी थी ना पार्टनरशिप लीगल एंटिटी थी, लेकिन अब ये जितने भी आगे आएंगे ये सब लगभग लीगल एंटिटी हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक लीगल एंटिटी होती है, पार्टनरशिप जैसा नहीं होता है ना, पार्टनरशिप से अलग होती है, पार्टनरशिप का कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है उनके पार्टनर के अलावा, तो पार्टनरशिप का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अपने आप में एक लीगल एंटिटी होती है। इन LLP वन पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अनदर पार्टनर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक पार्टनर के द्वारा किए गए कार्य के लिए दूसरा पार्टनर जिम्मेदार नहीं होता है, लिमिटेड इसीलिए लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये भी हमने आपको बता दिया कि देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का कॉन्सेप्ट LLP एक्ट 2008 लाया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 लाया गया, ठीक है। उसके बाद में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप होती है जहां पर कुछ या जितने सारे पार्टनर जो होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। क्या होती है? उनकी लिमिटेड लायबिलिटी
रहती है, फुल लाइबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें दो चीज़ों के गुण आ जाते हैं, दो चीज़ों की प्रॉपर्टी आ जाती है। एक तो पार्टनरशिप का गुण लेकर आता है प्रॉपर्टी कि भाई पार्टनरशिप करेंगे, और दूसरा जो है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी हमारी रहेगी। तो दोनों को मिला करके ये बनाया गया है। अगर आपको LLP रजिस्टर करवानी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास में। अगर आपको पार्टनरशिप रजिस्टर करवाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना पड़ता है। LLP जो होती है उसकी अलग लीगल एंटिटी होती है, पार्टनरशिप की अलग कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP में जो एक पार्टनर के द्वारा किया गया एक्ट के लिए दूसरे पार्टनर लाइबल नहीं होते, जिम्मेदार नहीं होते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, ठीक है। तो एक फर्म HUF के तौर पर भी रजिस्टर हो सकती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी हिंदू फैमिली होनी चाहिए, अनडिवाइडेड होनी चाहिए, यानी बंटवारा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो HUF इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग ओनली इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, HUF जो है केवल इंडिया में ही ये कॉन्सेप्ट आता है और कहीं नहीं होता है। एंड इज गवर्न बाई प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ, और इसको गवर्न किस एक्ट के तहत किया जाता है? लॉ के तहत, हिंदू लॉ के तहत किया जाता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म एज इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस नॉट आउट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बट बर्थ इन अ हिंदू फैमिली। तो अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप अलग होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अलग होती है। पार्टनरशिप में आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आप परिवार के सदस्य हैं, सब मिल करके बिजनेस चलाना चाहते हैं। तो एक तरीके की पार्टनरशिप यहाँ भी हो रही है, लेकिन आप परिवार का सदस्य हैं इसलिए आपकी पार्टनरशिप हो रही। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत पार्टनरशिप में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि आप फैमिली में पैदा हुए हैं इसलिए आपका एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। तो ये अलग होता है, पार्टनरशिप अलग होती है, HUF अलग होता है, ठीक है। द फर्म इज ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड को-पार्टनर, ठीक है, को-पार्टनर्स। तो जो इसकी ओनरशिप होती है, ये कौन ओन करता है इसको? हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली है उसके मेंबर्स के द्वारा ओनरशिप की जाती है। उसके मेंबर्स को हम जैसे वहाँ पार्टनर होता है वैसे यहाँ को-पार्टनर्स कहलाते हैं ये जो मेंबर्स होते हैं। और इसके जो बिजनेस ऑफ HUF इज टिपिकली मैनेज्ड बाई सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है इसमें बिजनेस को कौन मैनेज करता है? तो जो घर का सीनियर मोस्ट जो मेल मेंबर होगा, पुरुष प्रधान वाला व्यक्ति है, ठीक है, सीनियर मोस्ट सबसे ज़्यादा, जो आपके ग्रैंडफादर अगर हैं तो वो देखेंगे, ठीक है। उन्हें कर्ता कहा जाता है या मैनेजर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। कर्ता किसे कहेंगे HUF में? तो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर को कर्ता कहा जाता है। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? को-पार्टनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को-पार्टनर्स बोल दिया जाता है, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ इनकम टैक्स द HUF इज कंसिडर्ड एज ए सेपरेट एंटिटी। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स के लिए इसे सेपरेट एंटिटी माना जाता है और इसे सेपरेटली टैक्स किया जाता है। लोगों के इनकम टैक्स अलग होंगे, फैमिली मेंबर्स के इनकम टैक्स अलग होंगे, HUF का इनकम टैक्स अलग होगा। तो टैक्स पर्पज से इसे सेपरेट एंटिटी माना जाता है। तो इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, एक तरीके से हम देखेंगे लीगल स्टेटस नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सेपरेट एंटिटी माना जाता है और इसे सेपरेटली जो है इनकम टैक्स इसके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हमने बातें की कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली केवल इंडिया में एग्जिस्ट करता है ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको गवर्न कैसे किया जाता है? हिंदू लॉ के तहत गवर्न किया जाता है। ये पार्टनरशिप से अलग होता है क्योंकि पार्टनरशिप में हम लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट लिखा पढ़ी करते हैं। यहाँ लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं, आप बाई बर्थ हिंदू फैमिली के अगर मेंबर हैं अनडिवाइडेड फैमिली के, तो आप जो है HUF का पार्ट हो जाते हैं। फर्म जो है ओन किसके द्वारा की जाती है? तो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, अनडिवाइडेड मतलब बंटवारा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा ओनरशिप किया जाता है। इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको को-पार्टनर कहा जाता है। और जो सीनियर मोस्ट मेल होता है फैमिली का, उसे जो है हम हेड बना देते हैं, उसी के द्वारा बिजनेस को जनरली मैनेज किया जाता है, तो उसे हम कर्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता कहते हैं या मैनेजर बोल देते हैं। उसके बाद में इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से HUF को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है और इसके ऊपर अलग से इनकम टैक्स सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और यहाँ पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो देखो यहाँ इंडिविजुअल है, यानी कि इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, यानी कि पर्सन, जिंदा व्यक्ति, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि जो लोग हैं वो सब जिंदा लोग हैं, ठीक है। और यहाँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब कि जिंदा और कंपनी वगैरह मरे हुए भी, मरे का मतलब जिनमें आत्मा नहीं है उनको भी, कंपनी वगैरह भी यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। समझाने की बात है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स whether incorporated or not who comes together for achieving a common objective। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन्स, लोगों का एक ग्रुप है, चाहे उसे इनकॉर्पोरेट यानी रजिस्टर किया गया हो या ना किया गया हो, जो कि एक साथ आते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मेंबर्स ऑफ AOP कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो
जो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। यही मैंने आपको बताया कि यहाँ सिर्फ नेचुरल ही होंगे, इंडिविजुअल कहा गया है, यहाँ नेचुरल होंगे। यहाँ नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल, जैसे कंपनी वगैरह आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं, बैंक भी आपका आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है, कंपनियाँ सारी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो वो भी इसका मेंबर हो सकती हैं, मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, लेकिन यहाँ सिर्फ नेचुरल पर्सन होंगे, आर्टिफिशियल पर्सन को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट हु ज्वाइन टुगेदर फॉर अर्निंग इनकम, इनकम को कमाने के लिए साथ आते हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए साथ आते हैं, ठीक है। बोथ एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इनका अपना सेपरेट स्टेटस खुद नहीं, लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अलग अलग ट्रीट किया जाता है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में नेचुरल पर्सन और प्लस आर्टिफिशियल पर्सन दोनों शामिल हो जाते हैं, ग्रुप बनाया जाता है इनका, कॉमन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट वगैरह कमाने के लिए आते हैं साथ में, ठीक है। उसके बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ नेचुरल पर्सन आते हैं, ग्रुप ऑफ नेचुरल पर्सन होता है, और ये भी प्रॉफिट वगैरह कमाने के लिए बिजनेस करना चाहते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो चाहे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, ये सभी जो है इनकम टैक्स की नज़र में सेपरेट एंटिटी होती है और इन पर अलग से इनकम टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मशहूर जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कंपनी है, सबसे ज़्यादा मशहूर आपका कंपनियां ही बनाई जाती हैं देश में ज़्यादातर, ठीक है। कहते नहीं अमेजॉन कंपनी है, गूगल कंपनी है, ज़्यादातर कंपनियां ही, ओके। कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी आर मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड यूज इट फॉर कॉमन पर्पज। तो भाई कंपनी क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जो कि पैसे डालते हैं, यानी कि इसमें प्रमोटर वगैरह होते हैं, ओनर होते हैं जो पैसे डालते हैं और कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं पूंजी वगैरह डाल करके, तो वही कंपनी होती है। कंपनी एक तरीके का एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, ठीक है। उसके बाद में इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड इफेक्टेड बाय लॉ, यानी कि ये लॉ के तहत बनाई जाती है, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाई जाती है और उसी से इसको वैल्यू मिलती है। इट इज़ अ लीगल पर्सन, ध्यान दीजिएगा, इसको लीगल एंटिटी के अलावा लीगल पर्सन माना जाता है। इट इज़ अ लीगल पर्सन, ठीक है, जस्ट एज मच एज इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल व्यक्ति होता है उसी तरीके से कंपनी भी एक लीगल पर्सन होती है, लेकिन इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है वैसे उसका कंपनी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ये लीगल पर्सन की श्रेणी में आता है। कंपनीज एक्ट 2013 आल्सो परमिट फॉर्मेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी, ठीक है, which हैज़ ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर, ठीक है। तो अभी नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि वन पर्सन कंपनी भी खोली जा सकती है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है। अदरवाइज कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन वन पर्सन कंपनी सिर्फ एक ही पर्सन रहेगा, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 ऐसा परमिट करता है। जो IIBF जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपका एग्जाम करवाती है वो भी क्या है, एक कंपनी मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है ऐसे ही, ठीक है। IIBF जो है इस्टेब्लिश है 1928 में और ये कंपनी है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 नहीं 1913 के तहत ये इस्टेब्लिश की गई, ठीक है। तो IIBF जो है भी एक कंपनी है अपने आप में, ओके। तो क्लियर हो जाती है बात हमें। तो कंपनी के बारे में हमने देखा कि भाई देखो कंपनी क्या होती है, कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जिसमें जो ओनर होता है, प्रमोटर होता है, पूंजी लगाता है और बिजनेस करता है, ठीक है। उसका हमने इसको लॉ के तहत क्रिएट किया था और लॉ के तहत ही इसको प्रभाव मिलता है। ये एक लीगल पर्सन होता है, बिल्कुल नेचुरल पर्सन की तरह, बस इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कंपनीज एक्ट 2013 परमिट करता है कि आप वन पर्सन कंपनी भी खोल सकते हैं। वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, इसीलिए तो वन पर्सन कहा गया है। IIBF भी आपका जो है एक कंपनी है, ठीक है, 1928 में इस्टेब्लिश हुआ है। अब आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, दिस कैन आल्सो बी वन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है। म्यूचुअल असिस्टेंस एंड सर्विसेज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। म्यूचुअल असिस्टेंस एंड सर्विस, आपस में सहयोग देना है, सुविधाएं सेवाएं देनी है, इस पर्पज के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया जाता है। यहाँ प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं बनाया जाता है, ठीक है। एज डिस्टिंग्विश्ड, ये अलग होती है दूसरी प्रॉफिट मेकिंग एम ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जो अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े उनमें सब में मेन उद्देश्य हमारा प्रॉफिट कमाना था, बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना था। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है फ्रेंड्स, उसका उद्देश्य होता है म्यूचुअल असिस्टेंस, आपस में एक दूसरे को सहयोग देना और जो है सर्विसेज सेवाएं प्रदान करना होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट कमाना जो है उद्देश्य नहीं होता है, ओके। ए रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिकॉग्नाइज्ड सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो अगर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है बाय लॉ। इट एक्वायर्स एन आइडेंटिटी क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। तो भाई अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे कंपनी अलग हो गई, कंपनी अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लीगल पर्सन है, उसी तरीके से ये भी एक लीगल एंटिटी है। तो इसका अपने मेंबर से कोई खास लेना देना नहीं है, ये अपने अलग हो जाती है,
यूनिक आइडेंटिटी अलग ले लेती है। इट कैन परचेज एंड डिस्पोज एसेट, अपने एसेट्स को खरीद और बेच सकती है। मतलब कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद। कंपनी भी यही कर सकती है, कंपनी भी अपने एसेट खरीद और खुद बेच सकती है। इट कैन सू एंड कैन आल्सो बी सूड, यानी किसके ऊपर केस किया सकता है या किसी के ऊपर केस कर सकती है, क्योंकि हमारी जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है। द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेस्टेड इन द मैनेजमेंट कमेटी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा एक कमेटी चुनी जाती है, ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी जिसे कहते हैं, और वही जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट पूरा देखती है, ठीक है। तो ये हो गई बातें हमारी किसके बारे में फ्रेंड्स? हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो हमने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है क्या होती है, इनका उद्देश्य प्रॉफिट बनाने का नहीं होता, बल्कि आपस में असिस्टेंस और सर्विसेज देने का, म्यूचुअल असिस्टेंस और सर्विस देने का होता है, ठीक है। जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने आप में, इसकी अपनी आइडेंटिटी मेंबर से अलग होती है। ये जो है एसेट्स खरीद और बेच सकते हैं, ये किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, इनके ऊपर केस किया जा सकता है। इसका जो मैनेजमेंट होता है वो जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं उनके द्वारा लोगों को चुना जाता है, क्या मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, और उसी कमेटी के द्वारा इसका मैनेजमेंट पूरा देखा जाता है। फिर आता है फाइनेंशियल डिसीजन इन अ फर्म। फाइनेंशियल डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली रिलेट टू द फॉलोइंग। अब फर्म जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितनी हमें कैपिटल पूंजी की जरूरत है उसको एस्टिमेट करने के लिए हम फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे। डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा ये हम डिसाइड करते हैं, यानी कि हम कितना पैसा डेट से अरेंज करेंगे कर्जा लेकर के, कितना हम इक्विटी यानी शेयर से अरेंज करेंगे। तो डेट और इक्विटी कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, कितना लोन लेना है, कितना खुद से अरेंज करना है, कितना शेयर मार्केट से लेना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें डिसाइड करने के लिए भी आपका फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है। डिसाइडिंग ऑन सोर्सेस ऑफ फंड, कहाँ से फंड अरेंज करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, जनता से पैसा लेंगे शेयर के रूप में, है ना, या फिर हम खुद लगाएंगे, ये सारी चीज़ें। यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड का कहाँ पर यूज करना है, शॉर्ट टर्म फंड का कहाँ यूज करना है, ये सारी चीज़ों के लिए फाइनेंशियल डिसीजन किया जाता है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर एक्विजिशन होना है नहीं होना है, इसके लिए भी फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म फंड और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ना, लॉन्ग टर्म फंड का मैनेज कैसे करेंगे, शॉर्ट टर्म फंड का यूज कैसे करेंगे, ये सारी बातें होती हैं। फिर आता है फाइनेंशियल कंट्रोल भी यहाँ पर, और कंप्लायंस के लिए कंप्लायंस, डिसीजन ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो इन सारे उद्देश्यों के लिए आपका फाइनेंशियल डिसीजन, किसी फर्म में फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन क्या होता है, किन किन चीज़ों के लिए आप फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, पैसे वाला डिसीजन, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जैसे हमारा उद्देश्य क्या होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितनी पूंजी की जरूरत है, ये फाइनेंस से रिलेटेड, कितना पैसा चाहिए, पूंजी हो गई ना बात आपकी। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कितना डेट लेंगे, कितना इक्विटी लेंगे, कितना बैंक से लोन लेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सोर्सेस ऑफ फंड, कहाँ से पैसा अरेंज करेंगे, इसके लिए फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे। लॉन्ग टर्म फंड का कहाँ यूज करेंगे, शॉर्ट टर्म फंड या उसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ये कहाँ से अरेंज करेंगे, उसके लिए भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद में मर्जर एक्विजिशन करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ों के फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल कंट्रोल हम कंपनी में कैसे रखेंगे, कंप्लायंस के लिए हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। डिविडेंड देना है नहीं देना है, प्रॉफिट कितना होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ों के लिए हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, हम क्या किस उद्देश्य से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को अगर हम समराइज करना चाहें तो ये होता है टू इंश्योर एडिक्वेट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फंड टू द ऑर्गेनाइजेशन एट रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड अवेलेबल रहे। शॉर्ट टर्म फंड 1 साल के लिए और उससे ज़्यादा के लिए अगर होता है तो लॉन्ग टर्म फंड कहलाता है, और रीजनेबल कॉस्ट पर सस्ते दाम में भी उपलब्ध रहना चाहिए। ये नहीं कि हमने 12% 14% लोन ले रखा है, 6% 8% मिनिमम में रखना होता है, ठीक है। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो भी फंड हमारे पास हैं उसका बेहतर से बेहतर यूटिलाइजेशन हमें करने की कोशिश करनी होती है। टू टेक साउंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हमें जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन अच्छे कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। टू डिसाइड ऑन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल का स्ट्रक्चर यानी पूंजी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या हम 70% लोन ले लें, बैंक से डेट ले लें और बाकी 30% जो है अपनी तरफ से लगा दें, या शेयर मार्केट से पैसा उठा लें, शेयर इशू कर दें, या फिर हमें 30% केवल लोन लेना चाहिए और 70% जो है शेयर से इक्विटी से लेना चाहिए। इस तरीके का डिसीजन आपको यहाँ पर लेना होता है, ठीक है। टू इंश्योर स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है कि आप जो संवैधानिक और जो है
रेगुलेटरी आरबीआई के जो कंप्लायंसेस वगैरह हैं उसको आप कर सकें। टू इंश्योर बैलेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स बेनिफिट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, हमें कोशिश ये करनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि जो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य हैं दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। ठीक है, शेयर होल्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड चाहता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा चाहिए, शेयर की वैल्यू बढ़े, उसको डिविडेंड मिले। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और उसे प्रॉफिट कम से कम देना पड़े। शेयर होल्डर्स को हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देना चाहते हैं। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट रिटेन कर लिया, कुछ प्रॉफिट रोक लेते हैं, जो बचता है उसको हम जनता को बांटते हैं। ठीक है, तो हमारा अपना उद्देश्य है, उनका अपना उद्देश्य है। टू इंश्योर अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का एक बढ़िया सिस्टम उपलब्ध हो। तो ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड अवेलेबल रहें, सस्ते दामों में उपलब्ध रहें। ठीक है, उसके बाद में हम जो भी फंड हमारे पास अवेलेबल उसका बेहतर हम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। उसके बाद में हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेहतर डिसीजन लेना चाहते हैं, मतलब कि हम जो कैपिटल पूंजी है हमारे पास उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, इस ए प्रोजेक्ट में डालेंगे, बी प्रोजेक्ट में डालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू वगैरह हो गया, IRR वगैरह हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डेट ज़्यादा होना चाहिए, इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए, कैपिटल कहाँ से लेकर आएंगे, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। फिर जो आपके स्टेचुटरी और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है उसको इंश्योर करने के लिए भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद में शेयर होल्डर्स को भी फायदा मिले, कंपनी को भी फायदा मिले, दोनों का उद्देश्य पूरा हो, ऐसा बैलेंस हमें बना करके चलना होता है। साथ ही साथ में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी हमारा अच्छा हो, मजबूत हो, इसके लिए भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। अब आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस के जो मूलभूत जो है सिद्धांत हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम फाइनेंस के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला व्हाइल डिस्कसिंग द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, जब आप जो है फाइनेंस के सिद्धांतों की बात कर रहे हो तो लेट अस कीप इन माइंड, तो दिमाग में ये बात रखकर चलिए कि फाइनेंस इज नॉट सेम एज मनी लेंडिंग, लोगों को लोन देना फाइनेंस नहीं होता है। फाइनेंस बहुत ब्रॉडर टर्म है और लोन देना उसमें से एक पार्ट होता है। ओके, लेंडिंग इज जस्ट वन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो भैया लेंडिंग यानी कि लोन देना सिर्फ एक पार्ट हो जाता है, एक कंस्टिट्यूएंट है फाइनेंस का। फाइनेंस एक ब्रॉडर टर्म है। ओके, तो हमें ध्यान रखना होगा कि लोन देना, लेंडिंग करना ही फाइनेंस नहीं होता, ये बात दिमाग में रख लेंगे। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि सिद्धांत जो फाइनेंस के जो सिद्धांत हैं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, यानी कि लोन देने के सिद्धांत को फाइनेंस के सिद्धांत से नहीं जो है आपको कंफ्यूज करना होता है। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस आर एज अंडर, तो कुछ सिद्धांत हैं हमारे किसके, फाइनेंस के कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में हमें बात करनी है। पहला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी, तीसरा है रिस्क एंड रिटर्न, उसके बाद में चौथा है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, नॉट टू वरी। ठीक है, चौथा है लिक्विडिटी एंड रिटर्न, पांचवा है आपका डाइवर्सिफिकेशन, छठवां है रिड्यूसिंग एसेट लायबिलिटी मिसमैच, हेजिंग जिसे कहते हैं, और सातवां है कैश फ्लो। तो ये सारे के बारे में हमें एक एक करके बात करनी है। ठीक है, तो हम ये लास्ट टॉपिक ले रहे हैं जो कि है हमारा क्या, फंडामेंटल, मतलब जो है फाइनेंस के मूलभूत सिद्धांत एक तरीके से। ठीक है, ओके, तो देखिए हम बात कर रहे हैं, मतलब ये आपका वित्तीय क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, मतलब वित्त के सिद्धांत होते हैं ना, वित्त बोलते हैं, और लेंडिंग का मतलब लोन देना होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि भाई जब भी आप जो है प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि उसे प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग से अलग रखिए। वो लेंडिंग के सिद्धांत अलग होते हैं और फाइनेंस के सिद्धांत अलग होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मुख्य जो है 7 जो है इन्होंने सिद्धांतों की बात की है फाइनेंस की। पहला टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने थोड़ा बहुत जो है पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो 21 नंबर चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जब आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होता है दूसरा, तीसरा है रिस्क एंड रिटर्न, चौथा है लिक्विडिटी एंड रिटर्न, पांचवा है डाइवर्सिफिकेशन, छठवां है रिड्यूसिंग एसेट लायबिलिटी मिसमैच जिसे हेजिंग भी कहते हैं, और कैश फ्लो, ये हो गया। ठीक है, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो ये है क्या, फाइनेंस के सिद्धांत है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब होता है, अ रूपी रिसीव टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन अ रूपी रिसीव्ड इन फ्यूचर। ध्यान रखिएगा, जो पैसा जितनी जल्दी मिल जाए उतना ही फायदे का सौदा होता है। आज 1 रुपये आज, और 1 साल बाद जो है आफ्टर 1 ईयर 1 रुपये, तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये 1 रुपये पाओगे, ले जा करके बैंक में अगर एफडी कराओगे 5% में इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 साल बाद 1 रुपये 5 पैसे होंगे, जबकि ये सिर्फ 1 ही रुपये है 1 साल बाद। ठीक है, तो 1 रुपये आज मोर वैल्यूएबल है देन 1 रुपये भविष्य में, यही होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दिस इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, सिर्फ महंगाई की वजह से इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, बट ऑल्सो बिकॉज द मनी हैज इन अर्निंग पावर बाई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मनी में, पैसे में
पैसा कमाने की क्षमता होती है अगर आप उसका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर दें। पैसा ही पैसे को कमा देता है। 1 करोड़ रुपए हो, आप एफडी करवा दीजिए, हर महीने आपको 60-70 हज़ार रुपये वो आपका वो मिलता रहेगा, क्या नाम है, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ध्यान में रख करके हमें चलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ मनी का क्या मतलब होता है? अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होता है? जब आप मान लो एक जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 6% रिटर्न मिलता है, एक जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 8% रिटर्न मिलता है, तो क्या होगा? या तो 6% कमा सकते हो या तो 8%। तो मान लो मैंने अगर 8% कमाने पर जोर दिया कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ एफडी करूँगा, तो अगर यहाँ एफडी करूँगा तो ये वाली अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई। यही बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक अवसर के चक्कर में दूसरा अवसर जो गंवाया उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट implies that if a person deploy his money, अपना पैसा कहीं लगाता है in one investment, अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा एक इन्वेस्टमेंट में लगाता है, then he has to give up opportunity to put this money in some another या अदर इन्वेस्टमेंट, है ना। तो अगर व्यक्ति अपना पैसा डिप्लॉय करता है किसी एक इन्वेस्टमेंट में, तो उसकी वजह से उसे किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट मतलब जो है डिप्लॉय नहीं कर सकता, उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना पड़ेगा, उसी को ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम मतलब ऐसा तो है नहीं 1 लाख की एफडी जो है यहाँ भी करवा देंगे और दूसरे बैंक में भी करवा देंगे, किसी एक ही बैंक में करवा सकते हैं। तो एक बैंक में जो करवा दी तो दूसरे बैंक का छोड़ना पड़ा, या एक प्रोजेक्ट में पैसा डाल दिए तो दूसरा, मतलब मान लो तुम जो है पानी की बोतलें की फैक्ट्री खोलना चाहते हो या फिर तुम आइसक्रीम की फैक्ट्री खोलना चाहते हो, तो या तो पानी की बोतलें खोलोगे दुकान या तो आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाओगे। तो अगर आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाओगे तो यहाँ नुकसान होगा, अगर यहाँ पानी की बोतलों वाली दुकान खोलोगे तो वहाँ नुकसान होगा। तो एक जगह आपको अपॉर्चुनिटी का लॉस होता है, उसे ही हम फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। रिस्क एंड रिटर्न, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न होगा, ठीक है। जितना कम रिस्क होगा उतना ही कम रिटर्न होगा, ये नियम होता है। जितना कहते नहीं जिंदगी में बड़े बड़े रिस्क लेने चाहिए, क्यों? बड़े रिस्क लोगे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिस्क भी भर के है, ध्यान रखने वाली बात होती है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इंप्लाइज दैट एन इन्वेस्टमेंट कंटेन्स बोथ द रिवार्ड ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में दोनों बातें हैं, एक तो आपको भयंकर फायदा भी हो सकता है और भयंकर नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो रिस्क और रिटर्न का ये मतलब होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या है, हायर द रिस्क हायर द रेट ऑफ रिटर्न, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है, हायर परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलेगा। और जितना ही कम रिस्क होगा, जितना लोअर रिस्क होगा उतना ही लो रिटर्न आपको मिलेगा। जैसे बैंक में एफडी करोगे तो आपको रिटर्न कम मिलेगा, अगर आप उसी जगह पर म्यूचुअल फंड में डालोगे तो आपका रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एफडी में पक्का है कि 6% मिलना है तो मिलना ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड में हो सकता है कि 2% ना मिले या अपनी जेब से भी चला जाए, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो रिस्क भी है, ओके। तो वही बताया रिस्क और रिटर्न का फंडा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है जो रेड में है, हायर द रिटर्न हायर इज द रिस्क, है ना। रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, कम रिटर्न लोगे तो कम रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। लिक्विडिटी एंड रिटर्न की अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी इंडिकेट्स द मार्केटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर द ईज विथ विच ही में गेट द कैश बाय सेलिंग द इन्वेस्टमेंट। तो मैंने लिक्विडिटी आपको समझाया था एक बार, है ना। लिक्विड का मतलब पानी होता है, कोई चीज़ कितनी आसानी से कैश में बदल जाती है वो उतनी ही लिक्विड होती है। सोना आपका सबसे ज़्यादा मतलब लिक्विड है, कैश आपका नगदी तो नगद ही है, ये तो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। अगर तुम्हारे पास कैश, तुम्हारे घर में 1 करोड़ रुपए रखे हैं तो इससे ज़्यादा लिक्विड कुछ है ही नहीं, क्योंकि कैश लिया लेकर के कुछ भी खरीद और बेच दिया। सोना फिर भी थोड़ा बहुत है, ले जाओ 10-20 लाख का सोना चाहो तो बेचाओ और बेच करके कैश ले लो। लेकिन अगर मोबाइल बेचना चाहो, 100-150 मोबाइल अचानक से बेचना चाहो नहीं बिकेगा, अपना घर बेचना चाहो बिल्कुल नहीं बिकेगा, ठीक है। तो अपनी कार बेचना चाहो नहीं बिकेगी, तो ये कम लिक्विड होते हैं। तो वही बोल रहा है लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हम कितनी जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट में बेच सकते हैं, मार्केटेबिलिटी कर सकते हैं, कितनी आसानी से हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही लिक्विडिटी होता है। और लिक्विडिटी और रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि देखो, बट इट इज पॉसिबल दैट लिक्विड इन्वेस्टमेंट मे आर मे नॉट गिव द डिजायर रिटर्न टू द इन्वेस्टर। अब आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट ऐसे एसेट में किया है जो कि लिक्विड तो है, ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि वो अच्छा रिटर्न दे ही दे। जैसे भाई मेरे पास विकल्प क्या है कि मैं हाउस खरीद लूँ, घर खरीद लूँ, ठीक है। मेरे पास 2 विकल्प हैं, मैं हाउस खरीद सकता हूँ या मैं गोल्ड खरीद सकता हूँ। अब मुझे पता है कि गोल्ड ज़्यादा लिक्विड है, ये ज़्यादा लिक्विड है, हाउस बेचने में दिक्कत होगी तो ये मेरा कम लिक्विड है। लेकिन हो सकता है कि घर मैं आज खरीदूं और इस पर मुझे 10 साल में बेचने पर 20% का रिटर्न मिले, जबकि हो सकता है कि गोल्ड में जरूरी थोड़ी ना हो सकता 20% मिले, हो सकता है 5% का रिटर्न मिले। तो यही बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी और रिटर्न का ये रिलेशनशिप होता है कि हम लिक्विडिटी के चक्कर में यहाँ इन्वेस्टमेंट तो कर दिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हमें रिटर्न उतना मिले या ना मिले, ये डिपेंड कर जाता है। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक कहावत है कि कभी भी अपने सारे अंडे एक ही जो है बास्केट में नहीं रखने चाहिए, एक टोकरी में
सारे अंडे मत रखो, जब बर्बाद होगे तो कहीं के नहीं रहोगे। दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, फैला करके रखना होता है। जैसे सोचो कि जो है आपने सारे के सारे शेयर पीएनबी के खरीद लिए, अगर किसी वजह से स्थिति खराब हुई किसी वजह से, तो सारे के सारे शेयर में लॉस हो गया। आप सोचो 400 के शेयर अगर आपने पीएनबी के या 200 रुपये के शेयर खरीदे हैं और वो अगर 25 रुपये पर पहुँच गए तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि सारे अंडे एक ही बकेट में ना रखो, कि 4-5 बकेट में रखो। तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो एक जगह ना करके हम मल्टीपल प्लेसेस पर करते हैं, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इंप्लाइज दैट द रिस्क शुड बी स्प्रेड ओवर, ठीक है। हमें रिस्क को फैला करके रखना है। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट, मैनी इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल द मनी इन 1 or 2 इन्वेस्टमेंट। तो हमें क्या करना है, सारे इन्वेस्टमेंट, सारा पैसा एक जगह नहीं रखना है। सोचो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं तो सारा एक ही बैंक में एफडी करवा करके मत रख दीजिए, 4-5 बैंकों में करवा लीजिए, फायदे का सौदा रहेगा। थोड़ा मेहनत तो पड़ेगी, लेकिन मान लो एक बैंक डूबा तो कम से कम जो है, देखो DICGC तो आपको देगा वो क्या नाम है ना, 5 लाख रुपए तक ही मैक्सिमम देता है ना। तो इसलिए अगर 4 बैंकों में रहेगा तो कम से कम आप थोड़ा बच जाओगे। एक बैंक डूबा तो तभी 80 लाख रुपए तुम्हारे बचे हैं, 20 ही लाख डूबते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि सारे के सारे पैसे एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ये है डाइवर्सिफिकेशन का सिद्धांत, ठीक है। फिर आता है रिड्यूसिंग एसेट लाइबिलिटी मिसमैच या हेजिंग। क्या होता है एसेट लाइबिलिटी मिसमैच का क्या मतलब होता है? देखो एसेट क्या होता है, बैंक जो लोन देता है वो एसेट होता है, और जो बैंक के पास एफडी आती है वो लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो लोन इज एसेट एंड एफडी इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि एफडी का पैसा हमें लौटाना पड़ेगा, ठीक है। और एसेट क्या होता है, हमें पैसा मिलेगा, हमारा फायदा होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो जैसे मान लो बंदा आया एफडी करवाने 1 करोड़ की, तो हमने 1 करोड़ की उसकी एफडी करवा दी, और ये जो है 2 साल बाद मेच्योरिटी रहता है कि 2 साल बाद मुझे पैसे चाहिए। हम क्या करेंगे, इस 1 करोड़ रुपए का लोन दे देंगे। लेकिन अब 1 करोड़ रुपए कस्टमर जो है 2 साल में नहीं लौटाएगा, ये बोलेगा कि सर हम आपको 10 साल में लौटाएंगे। तो अब सोचो ये जब 2 साल बाद जब हमारा ये कस्टमर वापस लौट कर हमारे पास आएगा तो हमारे पास 1 करोड़ थोड़ी ना होंगे भाई। 2 साल बाद हो सकता है हमने 10-20 लाख रुपए इससे वसूल लिए होंगे, तो हमारे पास 80 लाख रुपए की कमी रहेगी, समझ रहे हो। क्योंकि लोन का पैसा 1 करोड़ वहीं तो उठा के बैंक क्या करता है, यहाँ से उठाता है वहाँ डालता है, यही तो कहानी है हमारी, ऐसा ही तो कमाते हैं। तो हमारा क्या है कि 1 करोड़ रुपए एफडी वाला लेने आ गया, प्लस इंटरेस्ट भी उसको चाहिए, और हमारे पास पता चल रहा है कि पैसे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने लोन जो दिया है वो देर से चुकेगा। तो यही होता है एसेट और लाइबिलिटी मिसमैच। क्यों? हमारे पास 1 करोड़ एसेट और 1 करोड़ लाइबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 करोड़ एसेट है, लेकिन यानी हमारे पास 1 करोड़ की लाइबिलिटी या 1 करोड़ 20 लाख की लाइबिलिटी बन गई है, लेकिन एसेट हमारा सिर्फ 20 लाख रुपए का है, तो हमें परेशानी हो जाती है। तो इसी को ही बोलते हैं कि हमें एसेट लाइबिलिटी मिसमैच को रिड्यूस करना है, घटा करके रखना होता है। द प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट एज फार एज फिजिबल, जहां तक संभव हो, लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विद द लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विद द शॉर्ट टर्म सोर्सेज। आपको कोशिश करनी है कि लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट को लॉन्ग टर्म लोन लेकर के पूरा करो, और शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट को शॉर्ट टर्म लोन लेकर के पूरा करना चाहिए। तो उसे ही हम रिड्यूसिंग एसेट लाइबिलिटी मिसमैच कहते हैं। इसे ही हेजिंग भी कहा जाता है, अपने आप को रिस्क से बचाना हेजिंग कहलाता है, ठीक है। फिर आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो का सिद्धांत क्या बोलता है? कैश फ्लो प्रिंसिपल इन्वॉल्व 2 एस्पेक्ट। कैश फ्लो के सिद्धांत में 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला, इट बैलेंसेज द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग अ पीरियड टू इंश्योर एडिक्वेट लिक्विडिटी। पहला सिद्धांत कहता है कि भैया जितना भी इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है उसमें बैलेंस बना करके चलो। 100 रुपये आ रहे हैं तो 100 ही रुपये खर्चा करो, 100 रुपये आ रहे हैं और 2500 खर्चा करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो ये पहला सिद्धांत बोलता है, ठीक है। तो फाइनेंस के सिद्धांत हैं ये, आपकी जिंदगी में भी काम आएंगे, ओके। सेकंड है, 60,000 की सैलरी है, 2 लाख रुपए का हर महीने खर्चा करोगे तो बर्बादी तो आएगी ही। तो ये बोलता है भैया बैलेंस बना करके चलो, ताकि तुम्हारे पास एडिक्वेट पर्याप्त लिक्विडिटी रहे, कभी अर्जेंसी पड़ जाए तो काम आ जाए। सेकंड, इट फॉलोज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिद्धांत, है ना, बाय व्हिच अप्रोप्रिएटली डिस्काउंटिंग द कैश इनफ्लो टू देयर प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा ये कहता है कि जो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से चलो, जो भी आपको कैश इनफ्लो मिलने वाला है उसकी डिस्काउंटिंग करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू पर ही कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है। आज से 4 साल बाद आपको 10 लाख रुपए मिलने हैं तो उसकी आज में वैल्यू क्या है ये हमें देख लेना होता है। ये बोलता है कैश फ्लो का सिद्धांत, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको फ्रेंड्स बता दिया, मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझाया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने देखा कि आज का 1 रुपया भविष्य के 1 रुपये से अच्छा है, ठीक है। आज जो मिल जाए, कोई 10 लाख देता है आज ले लो, 2 साल बाद मत लेना, ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि उसको अगर इन्वेस्ट कर दोगे 10 लाख रुपए तो बैंक तुमको ब्याज देगा, 2 साल बाद भी तुम्हें वो 10 ही लाख देगा। आज भी 10 लाख दे रहा है, 2 साल बाद भी 10 लाख देगा, लेकिन तुम 10 लाख की एफडी करवा दोगे तो वो 12 लाख हो जाएंगे। तो इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, यानी कि पैसे की वैल्यू टाइम के हिसाब से होती है। अगर हमारे ग्रैंडफादर ने 10,000 की एफडी करवाई होती
और आज जो है 60-70 साल या 80 साल बीत चुके हैं, तो आज वो मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए में बदल चुके होते हैं। दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ मनी का क्या मतलब होता है, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बदले में आपको दूसरा इन्वेस्टमेंट छोड़ना पड़ता है, एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ना पड़ता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कास्ट। रिस्क और रिटर्न का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें आपको अवार्ड के तौर पर, रिवार्ड के तौर पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन रिस्क के तौर पर आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न होगा, जितना कम रिस्क होगा उतना ही कम रिटर्न होगा, ठीक है। इसीलिए एफडी में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, रिस्क फ्री होती है। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि रिस्क फ्री होता है, लेकिन रिटर्न बहुत नॉमिनल सा, बहुत मामूली सा होता है, ठीक है। लिक्विडिटी और रिटर्न में अगर बात करें तो भाई देखो, लिक्विड एसेट वो एसेट होते हैं जिनको आसानी से कैश में हम कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब आप ये सोचो कि हमें लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट तो कर देंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि जैसा रिटर्न हम चाहते हैं वैसा हमें मिले, कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि सारे अंडे एक ही जो है टोकरी में नहीं रखने की, आप टोकरी गिरे और सब टूट जाए, ऐसा नहीं करना होता है। तो बेहतर है कि हम क्या करें, अपने रिस्क को फैला करके रखें। अगर भगवान ने आपको पैसे दिए हैं तो सिर्फ ये ना करिए कि एक घर बनवा लिया और कहीं पैसे नहीं रखे। अगर मान लो वो भूकंप आ गया, फॉर एग्जाम्पल भूकंप आ गया, वो घर गिर गया, तो आपकी तो पूरी पूंजी चली गई साहब। तो इसलिए ध्यान रखिए, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखिए। कुछ एफडी में करवा दीजिए, कुछ गोल्ड में कर दीजिए। गोल्ड चोरी हो गया तो एफडी बची रहेगी, अगर घर टूट गया तो कहीं ना कहीं कुछ और विकल्प रहेगा। तो इस तरीके से आपको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। उसके बाद में रिड्यूसिंग एसेट एंड लायबिलिटी मिसमैच, जिसे हेजिंग भी कहते हैं, इसका सिद्धांत ये बोलता है कि आपको लॉन्ग टर्म की ज़रूरतें लॉन्ग टर्म फंड सोर्सेज से मिलनी चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म लोन लेकर के पूरी करिए, और शॉर्ट टर्म के ज़रूरतें शॉर्ट टर्म लोन लेकर के पूरी करनी चाहिए, ताकि एसेट और लायबिलिटी की जो मिसमैच है उसको रिड्यूस किया जा सके। फिर हमने कैश फ्लो का, इसका एग्जांपल भी मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन और 1 करोड़ की एफडी से दिखाया था आपको, ठीक है। फिर कैश फ्लो में हमने देखा कि कैश फ्लो के 2 सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत ये कहता है कि भाई जो इनफ्लो और आउटफ्लो को मैनेज करके चलो, ताकि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ कैश हमेशा बना रहे, लिक्विडिटी बनी रहे। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यूज करो, और हमेशा जो भी कैश इनफ्लो आपको आने वाला है उसको डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ताकि आपको एक्चुअल एहसास रहे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पर ही ये लेक्चर खत्म होता है। एक और पार्ट में हम इस पूरे जो है चैप्टर को कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच, होप है आपको समझ में आया होगा।